नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में आज तो हम बात करने वाले लोकसभा के परिणाम आ गए हैं। दोनों दलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए की। लेकिन एनडीए सरकार बनाने जा रही। इस बीच में अब क्या क्या होगा गठबंधन की राजनीति में, तो राजनीति शास्त्र में आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और चलिए राजनीतिक शास्त्र में सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी एक बार फिर से ले सकते हैं और 8 जून की वो तारीख बताई जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि रिजल्ट से पहले 9 जून की तारीख बताई जा रही थी, लेकिन अब 8 जून की तारीख ये बताई जा रही है जब मोदी शपथ ले सकते हैं राष्ट्रपति भवन में। इसकी तैयारियां भी अब तेज कर दी गई हैं और पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति भवन में ही शपथ ली जाए। आपको याद होगा, परिणामों के पहले ये खबर भी निकल कर आ रही थी कि इस बार राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी शपथ ग्रहण, बल्कि बाहर किसी जगह पर प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार मोदी ले सकते हैं, लेकिन स्थान राष्ट्रपति भवन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अब ये खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति भवन में ही शपथ की पूरी संभावनाएं हैं और तीसरी बार मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, लेकिन इस बार कुछ तस्वीरें और कुछ समीकरण अलग होंगे, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में उसे सहयोगी दलों का जो सपोर्ट है, जो साथ है, वो बहुत जरूरी है और सहयोगी दलों की मदद से ही इस बार एनडीए सरकार बनने जा रही है और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, और इसके पीछे वजह भी है कि जो राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह हो सकता है, उसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। क्योंकि हम देख रहे हैं लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार है एनडीए अपना बहुमत लाने में कामयाब रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं की। पहले चर्चा ये थी कि इस बार राष्ट्रपति भवन से बाहर एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है और उसके जरिए खासकर मंडपम की बात की जा रही थी कि मंडपम में भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार की शपथ ले सकते हैं। लेकिन स्थितियां बदली, राजनीतिक चीजें बदली और अब मोदी शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में, जिसकी चर्चा है। हालांकि तारीख 8 बताई जा रही है, आज शाम तक साफ भी हो जाए। निश्चित तौर पर तो ये एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत मंडपम पहले बताया जा रहा था, वहां पे शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि राष्ट्रपति भवन में ही ये संभावनाएं हैं कि कार्यक्रम का आयोजन हो, शपथ ग्रहण यहां पर हो सकता है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर ले सकते हैं। 8 जून की तारीख बताई जा रही है, जो अभी तक तय हुई है कि 8 जून को पीएम पद की शपथ ली जा सकती है। और लोकसभा नतीजे के बाद आज का दिन बड़ा है। मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक भी आज होना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि क्यों आज का दिन बहुत बड़ा है राजनीतिक दृष्टि से भी लोकसभा नतीजे के बाद। तो देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए, मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक अभी चल रही। ये कैबिनेट की बैठक की हम बात करें। कैबिनेट के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और आज सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि शाम 4 बजे एनडीए की बैठक भी होगी। एनडीए की बैठक में शामिल होने नीतीश कुमार और नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में नायडू साहब भी पहुंच जाएंगे और नीतीश कुमार पहले ही सुबह पहुंच चुके हैं। नीतीश और तेजस्वी एक फ्लाइट में दिखते हुए नजर भी आए। शाम को ही होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक। सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर भी फैसला होना है। टीडीपी जेडीयू के समर्थन लेने पर भी चर्चा होगी। तो आज का दिन, चाहे हम एनडीए के लिए बात करें या इंडिया गठबंधन के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर और दोनों ही दलों की बैठक आज होने जा रही है। एक तरफ आपको याद होगा मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए की बैठक। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। धीरे धीरे इसे लेकर भी तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन इसी के साथ आपको ये बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब इन चुनावी नतीजों से जुड़े हुए 10 बड़े विश्लेषण जल्दी से टीवी स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं और फिर आगे इन पर चर्चा होगी। तो नतीजे जो आने थे वो मोदी की उम्मीदों के विपरीत आए हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल पक्का है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जरूर बनी है। देश में अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 10 साल बाद। इधर यूपी में
में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, कमाल कर दिया और बीजेपी को बड़ा नुकसान इसने पहुंचाया है। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, फैजाबाद सीट भी बीजेपी क्योंकि हार चुकी है। इधर बीजेपी ममता बनर्जी का गढ़ भेदने में नाकाम रही, यानी कि पश्चिम बंगाल। नीतीश की भूमिका में आ चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी कि 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। छत्तीसगढ़ में हालांकि एक सीट जरूर कोरबा जो कांग्रेस ने जीती है, तो ऐसे में बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये चुनाव से जुड़े हुए, नतीजों से जुड़े हुए 10 बड़े विश्लेषण हैं, लेकिन नजरें आज इस पर बनाए रखनी होगी कि आज क्या होने वाला है। और बिल्कुल, और आज क्या होने वाला है, इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी आपका परिचय इसलिए करा रहा हूं कि वो हमारे साथ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो जाना चाहिए। शरद जी, कुछ चीजें दिखाई। पहले एक बड़ी खबर, उस पर हम चर्चा करते हैं जल्दी से। एक बड़ी खबर दिल्ली से ले लेते हैं। 6 मंत्री पद टीडीपी मांग सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि देखिए सहयोगी दल जो हैं, किंगमेकर की भूमिका में टीडीपी अब आ चुकी है। ऐसे में ये खबर निकल कर आ रही है कि टीडीपी 6 मंत्री पदों की मांग कर सकती है। टीडीपी की लोकसभा स्पीकर की भी मांग हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आईटी, शिक्षा मंत्रालय, शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके साथ ही कृषि जल शक्ति मंत्रालय जैसे जो बड़े विभाग हैं, उनकी मांग टीडीपी की ओर से की जा सकती है। सबसे बड़ी खबर, जेडीयू और टीडीपी जो अब किंग मेकर बन गए हैं और इनके सहारे ही इस बार सरकार आगे बढ़ेगी। तो अपनी अपनी डिमांड्स भी दोनों ही दलों की ओर से की जाएगी, लेकिन टीडीपी की ओर से ये अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 मंत्री पद और वो भी बड़े बड़े विभाग जिनकी डिमांड्स की जा सकती है। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, अब की बार 400 पार तो नहीं हो सका, लेकिन नैया पार जरूर क्षेत्रीय दलों के सहारे ही हुई है। ऐसे में टीडीपी की बड़े विभागों की मांग और दूसरी तरफ नजरें जेडीयू पर भी हमें रखनी होंगी कि वो भी इसी तरह के कोई मंत्रालय मांग सकता है। देखिए, अब फूफा जी, मौसा जी सब मौजूद हैं, और फूफा जी और मौसा जी होते हैं तो वो कहते हैं कि शरद जी हमारा रिजर्वेशन हो गया क्या, तो कहाँ रुकवा रहे हैं, अच्छा नहीं वो होटल ठीक नहीं है यार, थोड़ा अच्छा वाला करिए। तो ये सब आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे और व्यूअर से कहने जा रहा हूँ कि अब बीजेपी को ज़रूरत है किसकी? फ्लोर मैनेजर की। जी हाँ, प्रमोद महाजन आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं, बहुत याद आ रहे हैं। वो अब तक घूम आते, पूरी परिक्रमा कर आते आंध्र प्रदेश की, नीतीश कुमार की, और 2 4 5 से मिलाते। चूंकि 10 सालों में बीजेपी की ये उसकी आदत भी नहीं रही, और ये उसकी चूंकि बहुमत की सरकार रही, तो उसके पास कहीं कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन आपको, अगर आप सत्ता में बहुत अच्छे से अपने को ढालना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जनादेश है, लोगों ने आपको खारिज नहीं किया है, बहुमत आपका नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ्लोर मैनेजर आपको तैयार करना पड़ेगा जो इन तमाम चीज़ों पर बात करे। हर बात के लिए प्रधानमंत्री सामने नहीं आएंगे, ना अमित शाह जी सामने आएंगे। अमित जी की छवि भी थोड़ी अलग है, सख्त मिजाज प्रशासक की छवि है। अमित जी भी शायद इस भूमिका के लिए कितने उपयुक्त होंगे, लेकिन एक फ्लोर मैनेजर ढूंढना पड़ेगा जो अब रीजनल पार्टीज के साथ, क्योंकि बहुत उठापटक होगी, उधर से कोई छेड़ेगा, इधर से कोई छेड़ेगा, इंडिया गठबंधन से कोई शिगुफा छेड़ेगा, आपको इन सब का जवाब देने के लिए एक फ्लोर मैनेजर चाहिए। शरद जी, प्रमोद महाजन के साथ एक मिनट कंप्लीट कर लूं। सदन में भी आपको फ्लोर मैनेजर लगेगा, क्योंकि अब आपके सामने 200 पार कर चुका विपक्ष है, और सदन में हर मुद्दे पर शोर और हंगामा होगा, तो पहले जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। वहां भी विपक्ष से बात करने के लिए एक फ्लोर मैनेजर लगेगा। जी मनोज। शरद जी, क्या अरुण जेटली की याद भी आ रही है? अरुण जी इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। अरुण जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, लेकिन रिजर्व भी थे वो अपनी बात कि इसमें 2-3 नाम हैं। अगर आप कहें तो मैं उनकी बात करता हूं। मुझे याद आते हैं दिवंगत अमर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के लिए फ्लोर मैनेजर रहे और सभी राजनीतिक दलों में उनकी बहुत अच्छी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूं तो हरकिशन सिंह सुरजीत सरदार जी दिवंगत हैं वो। सीताराम येचुरी भी ये भूमिका कुछ हद तक निभाते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हरकिशन सिंह सुरजीत। और तीसरा सबसे बड़ा नाम था प्रमोद महाजन का। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी ने इस पर बहुत काम किया है, लेकिन उसे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं, अखिलेश जी से भी संबंध अच्छे रखने हैं। ये चूक बीजेपी से हुई है।
आप रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस को भले ही आप प्रतिद्वंदी हों, लेकिन आपके संबंध बुलाने के, मिलने के, प्रेम के हर रीजनल पार्टी से होने चाहिए। ये बीजेपी को अब सीखना है, समझना है 10 सालों के अपने बहुत जबरदस्त शासन के बाद। सर, अलग अलग दलों के कई सीनियर लीडर्स का आपने नाम लिया जो कि फ्लोर मैनेजमेंट में माहिर रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कौन वो शख्स हो सकता है या कौन बन सकता है जिस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कर सके? और एक और सवाल इसमें ऐड ऑन रहेगा, क्योंकि नतीजों से पहले बीजेपी ने बड़े सपने देखे थे, चाहे आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लीजिए या कई बड़े बिल हैं जो उसे आगे चल के सदन से पास करवाने हैं। अब उसमें मुश्किलें आ सकती हैं, बहुत कठिन है पनघट की डगर बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए। नितिन गडकरी, एक ही नाम जी, द वन एंड ओनली नितिन गडकरी, क्योंकि फ्लोर मैनेजर महाराष्ट्र से होता है, ताकतवर होता है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र से बहुत कुछ नियोजित होता है और महाराष्ट्र में शक्ति बढ़ाने के लिए अब देखिए उद्धव ठाकरे को करीब ले जाना होगा बीजेपी के। ये काम सिर्फ वन एंड ओनली नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस उसके बाद अगर आप कहें तो ये दोनों की जोड़ी को तैयार करना होगा बीजेपी को। नितिन गडकरी बहुत अनुभवी हैं, एक विनम्र और शालीन छवि के नेता माने जाते हैं और निश्चित तौर पर वो उनका एक सम्मान है क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत अलग तरीके से किया है। उसमें उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार किया, हर राज्य के साथ वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है नितिन गडकरी की भूमिका इसमें तैयारी हो जानी चाहिए और नितिन गडकरी मोस्ट सुटेबल पर्सन इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकते हैं। बिल्कुल, और नाम भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाम आए हैं। आप देखिए कि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, इस बार गठबंधन की सरकार में आखिर कौन बीजेपी का फ्लोर मैनेजर हो सकता है, तो नितिन गडकरी का नाम आपने लिया है, अमित शाह का नाम भी दिखाई दे रहा है, राजनाथ सिंह का नाम भी चर्चा में बना हुआ। राजनाथ सिंह एक और नाम शरद जी, और देखा भी हमने कई बार, राजनाथ पहुंचे भी हैं जब बीच में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कुछ स्टेट में, तो क्या वो भी निभा सकते हैं इस भूमिका को? देखिए, राजनाथ सिंह विनम्र व्यक्तित्व छवि के धनी है, उम्र आड़े आती है। अमित शाह जी चुनावी स्ट्रैटेजी के माहिर हैं, उनको अगर हम डी फोकस करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस चुनाव की रणनीति बनाने से हटेगा उनका ध्यान, जिसका खामियाजा राज्यों के विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। दूसरा, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस हैं, भले ही अभी ना कहा गया हो, मोदी ही हो सकता है 2029 में फिर चेहरा हूं, बीजेपी का बहुत फिट हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं और ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि देयर इज नो 75 पार फार्मूला एट ऑल, कोई भी 75 पार का फार्मूला बीजेपी में नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या और कुछ नाम इसके लिए मुझे लगता है कि वो बहुत उपयुक्त चॉइस हो सकते हैं। बिल्कुल, और अगली खबर क्या है जया, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब ओडिशा की, जहां एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुवर दास से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। 24 साल बाद बीजेडी ने यहां पर अपनी सत्ता गंवाई है। नवीन पटनायक की बीजेडी को 51 सीटें मिली, ओडिशा में बीजेपी को 71 सीटें मिली हैं। ओडिशा में 147 विधानसभा सीटें हैं और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। तो ऐसे में तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं, देखिए जरा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनका जिक्र काफी हुआ है चुनाव प्रचार के समय, इनकी हेल्थ को लेकर, इनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार प्रधानमंत्री ने भरे मंच से ओडिशा में ही प्रचार के दौरान कई बड़ी बातें कही, लेकिन सत्ता 24 साल बाद इन्हें गंवानी पड़ी। बहुमत बीजेपी के साथ गया, यहाँ के मतदाता ने बीजेपी को सपोर्ट किया और उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और बिल्कुल, जब उड़ीसा में सत्ता बदली है, सत्ता बदलने के बाद जैसा 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, उड़ीसा में 147 सीटें हैं, तो बहुमत बीजेपी के पास है। शरद जी, भले ये चर्चा होती रहे कि एनडीए गठबंधन की बात करें या भारतीय जनता पार्टी देश के भीतर उस तरह वो नहीं कर पाई जैसी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन फिर भी उड़ीसा जैसा राज्य, एक नया राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने जा रहा है। बाकी 2 राज्य और है, लेकिन उड़ीसा की बात करें तो बिल्कुल नया राज्य जिसकी उम्मीदें लंबे समय से भारतीय जनता कम हो रही है सर। हाँ, उस पर चर्चा कम हो रही है। देखिए, बड़ी चमकदार उपलब्धियां हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मतलब छिप गया इसलिए कि बीजेपी करीब 63 सीट कम रह गई, 303 था उसका फिगर 2019 में,
और अपने बूते पर उसने 272 का आंकड़ा नहीं छुआ। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की कई चमकदार उपलब्धियां हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर किया है आपने, हैट्रिक आपने बनाई है, और आप पहली गैर कांग्रेसी सरकार हैं जिसने ये कारनामा किया है। ये बहुत चमकदार उपलब्धि है। और उससे भी मैं उड़ीसा में सरकार बनाने के बराबर ही रैंक करके रखता हूं कि त्रिशूर सीट केरल में आप लेकर आए हैं। केरल, मतलब आप कल्पना कीजिए कि धुर वामपंथी संगठनों का गढ़ जो केरल है, जहां बीजेपी की टकराहट हमेशा वामपंथी बड़ी हिंसक झड़पें हुई हैं, मनोज आपको याद होगा केरल में, और बीजेपी ने उसका बड़ा नुकसान भी उठाया है। उसके कई सबरी मंदिर और ये तमाम तरह की चीजें जी, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उसके घायल हुए, कुछ की मृत्यु हुई। वहां पर उसने एक सीट हासिल की है। और पूर्व में मैं इसको दक्षिण मतलब पूर्व में जैसी बात चल रही थी कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी अच्छा करेगी, उसने किया है। पश्चिम बंगाल में उसकी सफलता चूंकि रुक गई, लेकिन मुझे लगता है कि उड़ीसा में सफल होना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का काफी नजदीकी रिश्ता है कल्चर के लिहाज से भी, तो अगला कदम अगले चुनाव में बीजेपी को इस समय मायूस होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दीजिए और जो चूक हुई है उसकी भरपाई बहुत विनम्रता से, दृढ़ता से करिए। और बिल्कुल जया, देखिए सेंध लगा दी जैसे कहते हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट की सेंध लगाती। जब पहली बार जब वो पहुंची तो 2 सीट थी उसके पास, उसके बाद फिर 303 तक पहुंची, और आज भी यदि 242 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दिखाई दे रही है, उसके बाद उड़ीसा में सरकार बना लेती है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी उड़ीसा में भी सेंध लगाई है और केरल की तरफ बढ़ जाना, ये बीजेपी के लिए चमत्कार। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों के साथ 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की हो रही, तो जैसा शरद जी ने बताया कि क्यों आखिर इसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में अपने नाम पर कई बड़ी उपलब्धियां की हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात एक और स्टेट की करते हैं, उत्तर प्रदेश की, जिसने तमाम सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और यहीं से बीजेपी का गणित बिगड़ा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 62 में से 33 सीटों पर बीजेपी से बढ़ गई। वोट शेयर भी 50 से घटकर 41.3% रह गया। बता दें आपको कि सबसे बड़ी पार्टी यूपी में जो बनी है वो है समाजवादी पार्टी, जिसने बीजेपी को बराबर की टक्कर दी और उससे ज्यादा सीटें जीत कर आ गई। 5 से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई। सपा का वोट शेयर भी 18 से बढ़कर 33% तक हुआ है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी यूपी बीजेपी पिछड़ गई, तो ये विश्लेषण का विषय है कि आखिर क्यों। हालांकि जातिवाद यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा ही साबित होता है, और कई ऐसे मुद्दे, संविधान और आरक्षण, ये जरूर गठबंधन के फेवर में चलेगा और यहीं पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ गया। जल्दी से अब आपको बता देते हैं कि यूपी में बीजेपी का खेल आखिर कैसे बिगड़ा। बिल्कुल, और खेल कैसे बिगड़ा जरा ग्राफिक्स के जरिए ये देख लीजिए। आरक्षण और संविधान बचाओ के नारे ने नुकसान पहुंचा दिया। ओबीसी वोटर को एकजुट नहीं कर सकी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में उम्मीदवारों को रिपीट करने से भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी। संगठन और सरकार के तालमेल में कुछ कमी नजर आई। बाहरियों पर भरोसा जताने पर अपने हो गए नाराज, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सपा ने वापसी कैसे की, जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए देख ली, फिर इस पर हम जल्दी से चर्चा करेंगे। और ये है कि सपा ने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर अपना फोकस किया, उसका लाभ उनको मिला। यादव मुस्लिमों एमवाय के बजाय दूसरी जातियों पर उन्होंने बहुत फोकस किया। 90% आबादी और ओबीसी में कुर्मी पटेल के समीकरण को भी साध लिया। सपा कांग्रेस के एक साथ आ जाने से मुस्लिम वोटर्स एकजुट हुए। तो ये वो कुछ चीजें हैं, कहां बीजेपी को नुकसान क्यों हुआ और सपा की बात क्यों बन गई, हम इस पर चर्चा करें। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शरद जी, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और जब उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहां की राजनीति, वहां के तमाम सारे समीकरण बदल गए। बदले हुए समीकरणों में क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई? देखिए, एक चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है चूक जो बीजेपी से हुई है, अंग्रेजों ने सबसे पहले इस चीज को समझा। उन्होंने ये समझा कि भारत जैसे बड़े देश पर अगर हमको रूल करना है तो हमको रीजनल एस्पिरेशंस जो होती हैं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, उनको उभारना होगा। आप ये कहिए कि दिल्ली की तख्त पर जो बैठा है, आप क्यों नहीं बैठ सकते? आप में भी तो ताकत है, आप भी चलिए ना, आप भी आगे बढ़िए ना। बीजेपी से ये चूक हुई कि उसे लगा कि एक राष्ट्रीयता की लहर है, और ये उत्तर प्रदेश में भी कोने कोने। मेरी अभी बात हो रही थी फैजाबाद, मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र से, उन्होंने कहा अयोध्या के जब राम मंदिर के निर्माण के लिए जो यहाँ लोगों के घर और अतिक्रमण तोड़े गए, उसका समाधान कारक उत्तर नहीं मिला स्थानीय लोगों को।
हम ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ जहां राम मंदिर बना। आप ये भूल गए, आप ये नहीं कह सकते लोगों से कि देखिए कितनी बड़ी भूखे पेट भजन नहीं हो ही गोपाला। जिस सनातन संस्कृति में यह कहा गया है कि भूखे पेट तो प्रभु का नाम नहीं लिया जा सकता, वहां राम का नाम कैसे लेगा। इन सारी चीजों को लेकर कहीं कुछ कठिनाइयां हुई कि आपने उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षा को जानने की कोशिश नहीं की और क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने जो हारे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्मृति ईरानी जी का नाम भी, माफ कीजिएगा, इसमें शामिल है कि उन्होंने अमेठी की जन भावनाओं को ठीक से नहीं समझा। ये बहुत बड़ा कारण था कि मोदी जी के नाम पर आप वैतरणी नहीं पार कर सकते हैं हर जगह। और लल्लू राम वही थे जया, जो ये कह रहे थे वहां पर, जो संविधान की बात दो नेताओं ने की थी शरद जी, एक लल्लू राम जो फैजाबाद से हार गए और दूसरे हेगड़े जिन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी का काम डलवा दिया, एक तरह से कहा जा सकता। और इसीलिए शायद फैजाबाद में इस तरह ये भी एक कारण था मनोज। लेकिन क्षेत्रीय भावनाओं को समझना, लोग चाहते हैं उनकी स्ट्रीट लाइट। आज बहुत स्थानीयकरण हो गया है भावनाओं का, मेरा राशन कार्ड बना कि नहीं, आधार कार्ड बना कि नहीं। ये ठीक है कि आप कहिए राम मंदिर जय जय, ये मध्य प्रदेश में भावना है, ये छत्तीसगढ़ में भावना है, ये गुजरात में भावना है, लेकिन आप सोचिए पूरा देश इसी से संचालित है कि जय श्री राम, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, आर्थिक नीति अच्छी है। ऐसा सोचना गलत है और यही बीजेपी का फोकस उसको करना। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर उसके नेताओं ने काम नहीं किया जैसा काम होना था। योगी जी के लिए भी एक चुनौती बना है, इसीलिए उनकी छवि के लिए भी ये चुनौती बनी है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है बीजेपी बैठकर जरूर सोच रही है निश्चित तौर पर। और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि आप मोदी के चेहरे के भरोसे मत रहिए, जनसंपर्क करिए, लेकिन यूपी में ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। और यूपी ने ये बात मोदी जी ने कई बार कही, सर मंच से कई बार कही, लेकिन यूपी ने ही बीजेपी के सपने को ध्वस्त कर दिया, हम यही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में एक तरफ बीजेपी का सपना तो टूटा है, लेकिन दूसरी तरफ दो लड़के जिनका फॉर्मूला चल गया और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर जो कांग्रेस आगे बढ़ी, उसने रफ्तार भी पकड़ ली। सपा का पीडीएफ फॉर्मूला यहां पर काम कर गया, कमाल कर गया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक साथ आ गए। संविधान का मुद्दा जो जोर शोर से राहुल गांधी ने उठाया, हाथ में किताब लेकर, उस पर भी दलित एकजुट हो गए। सपा कांग्रेस के सभी मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। साथ ही ये भी आपको बता दें कि अखिलेश और राहुल की जो सोशल इंजीनियरिंग इस स्टेट में थी वो काम कर गई। पीएम मोदी के अलावा 11 केंद्रीय मंत्री मैदान में थे। राहुल अखिलेश की जोड़ी के सामने 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यहाँ का चुनाव काफी रोचक रहा क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक था वो भी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जल्दी से एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि कहां साख बच गई। यूपी में कहां चुनाव रोचक रहा। ग्राफिक्स के जरिए रायबरेली में राहुल गांधी ने साख बचा ली, पहली बार चुनावी मैदान में यहां से उतरे थे और जीत दर्ज की। अमेठी जो कि किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज की कांग्रेस से ही। कन्नौज में अखिलेश यादव ने अपनी खुशबू फैलाई। रायबरेली में राहुल गांधी, अमेठी में किशोरी लाल शर्मा, ये भी कांग्रेस से ही मैदान में थे। कन्नौज में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की, खुशबू फैलाई, तो मैनपुरी में डिंपल यादव ने विरासत को बचा लिया। आजमगढ़ आप चलिए, यहां धर्मेंद्र यादव ने गढ़ को बचा लिया और फैजाबाद में अवधेश प्रसाद को जनता का आशीर्वाद मिला। तो ये चुनाव काफी रोचक रहा और ये सीटें कांग्रेस और सपा के खाते में चली गई। बिल्कुल शरद जी। और जब हम बात करते हैं कि 7 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की हार का सामना करना पड़ा, आप स्मृति ईरानी का भी नाम ले रहे थे, अजय मिश्र खीरी, जिनकी बातें खूब चर्चा में बनी रही। क्या ये कहा जाए कि जो मोदी कहते हैं कि आपको मंत्री पद मिल जाए या कोई भी पद मिल जाए, पर जनता से संपर्क आप मत तोड़िए, और जनता से जब आप संपर्क तोड़ेंगे, वहां की स्थानीय बातों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनोज। और देखिए इस बार विनम्रता के कितने फायदे हैं ये दिखाया है। यूपी के 2 लड़कों की बात अभी हम कर रहे थे जी। आप देखिए राहुल गांधी ने इस बार अपने पूरे इलेक्शन में, इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख दल है कांग्रेस, लेकिन उसने बड़े भाई की भूमिका बिल्कुल नहीं दिखाई। कोई बिग ब्रदर रोल प्ले नहीं किया कि साहब हमें ये करना है, अरे सुनिए इधर आइए, ये नहीं देंगे आपको। उन्होंने अगर कहा कि सीट, हम सबसे कम सीटों पर लड़ा है, सबसे बड़ा दल इंडिया गठबंधन का, जहां भी समझौता हुआ लोगों ने कहा नहीं ये सीट नहीं देंगे। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, आप लड़ लीजिए, हम तो पीछे खड़े हैं। आप फायदा तो आपको होता है ना, आखिर गठबंधन तो आपका है। बीजेपी को भी इस भूमिका की तलाश करनी थी, कुछ नए एलाइज ढूंढने थे, कुछ नए घटक दल ढूंढने थे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ छोटे मोटे दलों को इस तरह से पकड़ना था,
कुछ निर्दलियों पर निगाह रखनी थी, एक इक्वेशन क्रिएट करना था। मुझे लगता है कि एक बड़े फलक पर जो बीजेपी देखने में जुट गई, दक्षिण पूर्व, इस चक्कर में उसका सबसे प्रिय हिंदी पट्टी और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश छूट गया। बिल्कुल, लेकिन ये इस चर्चा को हम और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जरा राहुल गांधी जब कल बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा और उनके बोलने का अंदाज कैसा था, ये देख लीजिए। हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. तो ये कल की राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनावी नतीजों के बाद, उस समय की ये बड़ी बातें हैं। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोनों ही दलों की बैठक होने वाली है और इंडिया क्या तय करेगा, क्या मजबूत विपक्ष की भूमिका वो निभाएगा या प्रयास करेगा सत्ता पर काबिज होने का, इस पर जरूर नजरें हमारी बनी हुई है।